हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो हम एनटीए यूजीसी नेट के जो सिलेबस है हिंदी, उसमें से जो पहला यूनिट हमारा लगा हुआ है हिंदी भाषा का विकास, जो हम कर रहे थे, जिसमें मैंने 2 क्लास बना दिया था। एक भारतीय आर्य भाषा पे थे, जिसमें कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय भाषा कौन कौन सी भाषाएं उसमें आती है और कौन कौन से विद्वानों के तथ्य हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने बता दिया। दूसरा क्लास जो था हमारा भौगोलिक विस्तार पे था। भौगोलिक विस्तार यानी कि कौन सी बोलियां कौन से क्षेत्र में आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि निम्नलिखित में से बोलियों का मिलान कीजिए, या फिर इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और कौन से क्षेत्र में बोली नहीं बोली जाती है। तो आई होप आप लोगों ने देखी होगी, नहीं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दृष्टि बुक क्लासेस ऐसे नाम से कुछ मतलब ये बना होगा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की भाषिक स्वरूप। तो इसमें ये स्वर्णिम व्यवस्था वाला हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हलंत वाले वर्ड, यानी कि यहाँ पे को जो लिखते हैं, तो को में तो हमारा को और ओ भी आ जाता है, लेकिन इसमें हलंत लग जाता है तो नहीं होता है, मतलब इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं फिर, ठीक है। मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु जी ने 44 वर्णों की संख्या 44 मानी। इसमें क्या है, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, उष्ण व्यंजन 4 है। इसको ध्यान रखने वाली बात है। कुल 33 व्यंजनों में हिंदी के मूल रूप को स्वीकार किए गए हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। इनकी सूची ये है, इनको भी देख सकते हैं आप लोग, ये कहाँ कहाँ से आई है ये बोली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मराठी से ये वाला लो, जो कि अब यूज तो नहीं होता है। फारसी, हाँ फ्रेंड, ये थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि फारसी यानी कि जो नुक्ते लगे होते हैं ना, तो आगत, इसको हम आगत 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 वर्ण भी कहते हैं। हाँ, आगत वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन अपभ्रंश जो है यहाँ ये आई हुई है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 संयुक्त है, यानी कि अक्षो, त्रो और ज्ञ। यहाँ आप लोगों को पता होगा, त्रो तो प्लस रो, ज्ञ जो प्लस या ज्ञ, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो प्लस रो त्रो, को प्लस सो, ऐसे करके, ठीक है। इनका इनका मैं शॉर्ट्स वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं बता दूंगी, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को पता होगा। व्यंजन 45, स्वर 11, अयोगवाह 2 और ध्वनियों को जोड़ने पर हिंदी में कुल मिलाकर कितनी 58 ध्वनियाँ आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्वर का डिफिनेशन देखते हैं कि जिनके उच्चारण में कोई किसी की भी सहायता नहीं, कोई वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। मूल स्वर जिसमें कि स्वरों की उत्पत्ति के बिना दूसरे स्वरों से होती है। जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वरों को, उसे मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं हर्ष स्वर और मूल स्वर। हर्ष स्वर या फिर मूल स्वर, उनको दोनों कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। जैसे कि यहाँ पे ओ, ह्रस्व ई, उ, री, ये चारों स्वर आ जाते हैं। संधि स्वर, मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संधि स्वर कहते हैं। इसमें आ यानी कि बड़ी वाले मात्रा जितनी है उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन? दीर्घ संधि और संयुक्त संधि। एक मूल स्वरों में इनकी मूल स्वरों में मिलती है, जिसमें कि जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 2 छोटी वर्ण मिलके एक बड़ी वर्ण बन गई, और यहाँ पे 2 छोटी वर्ण एक बड़ी वर्ण बन गई, फिर यहाँ पे 2 छोटी वर्ण बन के एक बड़ी वर्ण बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, 2 अलग अलग स्वर के मिलने वाले वर्ण को संयुक्त स्वर कहते हैं। इसमें ए ओ यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये एक ओ हो गया, एक हर्ष ई आए, हर्ष ई आ गया, यहाँ पे ए बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओ फिर आ गया ओ, और फिर यहाँ ए आ गया, ए आ गया, यहाँ पे ओ और उ आ गया, ओ हो गया, आ और ओ आ गया, ओ हो गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ऐसे भी ये सब आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है, रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिलेबस को पूरा करवा रहे हैं तो कुछ भी छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो आगे हम यहाँ देखते हैं जाति के अनुसार स्वरों के भेद। सवर्ण स्वर और अश्रवण स्वर, ठीक है। एक ही स्थान और प्रयत्न के ऊपर स्वर सवर्ण स्वर हैं, यानी कि सजातीय स्वर हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। ओ, आ, ई, उ,
ह्रस्व उ दीर्घ हु। अश्वर्ण स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण स्थान के प्रयत्न समान नहीं होते हैं इसे अस्वर्ण कहते हैं। अश्वर्ण स्वर कहते हैं, जिसे विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो विजातीय स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे हम देखेंगे उच्चारण के कालमाल मात्रा के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं। लघु स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि छोटी वाली जो होती है ना उनको, यानी कि छोटी वाली से मेरा अभिप्राय यहाँ पे है कि जैसे कि आ लिखिएगा तो इनसे तो बड़ी हुई ना, हर्ष ई, यहाँ पे दीर्घ ई लिखिएगा तो इनसे तो बड़ी हुई ना। हर्ष उ लिखिएगा तो दीर्घ उ लिखिएगा तो हर्ष उ से तो बड़ा हुआ ना। ठीक है, तो ऐसे करके। ठीक है, आगे हम यहाँ देखेंगे गुरु। गुरु में उच्चारण में क्या होता है, इनमें जो बड़ी वाले आते हैं उनको गुरु बोलते हैं। ठीक है, सब मूल रूप से लघु स्वर है, सभी ध्वनियाँ स्वर गुरु स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा फैक्ट है, यहाँ पे इसको ध्यान दे लीजिएगा। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण सहायता से बोली जाती है, यानी कि स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती है, कुल कितना 45 है। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर कितने हैं, अभ्यंतर प्रयत्न। ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वार्गिंद्र की क्रिया में अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण और संघर्ष। देखते हैं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, ये वे व्यंजन है जिसके उच्चारण में जीभ का निचला होठ उच्चारण से स्पर्श करते हुए उसके वायु को रोकती है। ठीक है, यह व्यंजन के उच्चारण स्थान के पांच वर्गों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है ये। ठीक है, यानी कि क ख से त थ प फ तक मान लीजिए उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि वो सारे जो 25 आते हैं आ ही जाते हैं ना, जैसे कि क ख ग घ ङ च छ ज झ य त थ द द य प फ ब ब म ट ठ ड ढ न। ट छूट गया था फ्रेंड, इसीलिए मैंने बाद में बोला। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, अंतस्थ के अंतर्गत क्या कहता है, जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्तीय होता है। इस व्यंजनों का श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इसमें भी या और वो में यह प्रवृत्ति अधिक होती है। इसकी विशेषता और योग्यता के लिए अर्धस्वर भी कहते हैं। बोलिए अर्धस्वर में कौन आते हैं, यहाँ की योरो लवो वाला जो आता है ना वो अर्ध स्वर में आ जाता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, अंतस्थ स्वर व्यंजन में आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन में। हाँ सॉरी फ्रेंड, यो और वो, हाँ यो और वो जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है। उष्ण की बात करेंगे तो उष्ण का मतलब क्या होता है, एक होता है घर्षण। उष्ण शब्द का अर्थ होता है घर्षण, यानी कि जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं उसमें हमारी मतलब घर्षण आती है, यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि रगड़ आती है। हाँ, तो उसको बोल सकते हैं हम उष्ण स्वर। इसके अंतर्गत देख सकते हैं, यहाँ समझने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म में तालव्य मूर्धन्त दंत ह, आप बोल के खुद चेक कीजिए। आपका जो है लिप्स वो जीभ जो है उसमें घर्षण आएगी, तालव्य ऐसे बोलिए, आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, ऐसे भी मैंने इसका शॉर्ट वीडियो मतलब बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे जाके, जिसमें मैंने मतलब वो मेरे खुद से नोट्स से बनाया, जो इसमें मैंने बहुत आसानी, ये तो किताबी लैंग्वेज में, लेकिन वो मैंने खुद से बनाया, वो बहुत आसानी है, उसमें आसानी से समझ भी जाइएगा। देखेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इनके भेद। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अर्धस्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है, लुंठित में क्या क्या है, पार्श्विक में क्या है, अनुनांशिक। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है, प्रीवियस में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि अनुनांशिक के अंतर्गत, सॉरी फ्रेंड 20 में पूछा गया है। हाँ देख लीजिएगा कि जैसे कि हर वर्ण का जो अंतिम 5वां अक्षर होता है वो अनुनांशिक होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे वाह्य प्रयत्न के आधार पर ध्वनि उत्पन्न होने की अंत की प्रक्रिया को वाह्य प्रयत्न, इसमें घोष मतलब घोष और सघोष एक ही है दोनों, और अघोष। ठीक है, तो इनके हम देख सकते हैं कि इसको किसको बोला जाता है, घोष।
स्वतंत्रीय के अधिक कंपन के कारण आवाज भारी होती है। अंतिम तीन वर्ण इसमें आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स बता रहे हैं अभी। अघोष की बात करेंगे तो उच्चारण का कम कंपन के कारण अधिक भारी होती है। इसमें केवल सांस का उपयोग होता है। इसमें प्रथम 2 वर्ण आते हैं, यानी कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं क ख ग घ अंग, ठीक है। यहाँ पे अंगो लिख दिए। यहाँ की जो ये 3 वर्ण हैं, ठीक है, यहाँ पे अंतिम 3 वर्ण बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे ग घ अंगो यानी कि हर वर्ण का, ठीक है। और आगे जो यहाँ पे है ये अघोष है, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया अब मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये सघोष को छोड़ दिया, हमको पता है कि सघोष और अघोष, सघोष और घोष एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सघोष लिखिए, ठीक है। नहीं फ्रेंड, अघोष लिखिए, ठीक है। मैंने जो ट्रिक याद किया है, घोष लिखिए। यहाँ पे घोष लिख दिए तो घोष कितने का हुआ, एक वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे आया और एक वर्ड यहाँ पे आया, ठीक है। तो 2 वर्ड हो गया यहाँ पे, तो यानी कि इसके साथ 3 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लिखते हैं अघोष लिखते हैं, तो अघोष लिखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाते हैं ना, 3 वर्ण आ जाते हैं, 1 2 3। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत 2 वर्ण आएंगे। मैंने ऐसे ही याद रखा है इनको, तो इस तरह आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे आगे है महाव्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा कर्ज, श्वास और वायु खर्च होती है। इसे स्पर्श करने के प्रत्येक वर्ग को दूसरा और चौथा वर्ण होता है। उष्ण और महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये महाप्राण के बारे में बोला जा रहा है। महाप्राण और अल्प प्राण बहुत आसान है समझना, मैं उसको भी बता दूंगी। अल्प व्यंजन के उच्चारण में कम ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होती है, जिसके उच्चारण वर्णों में प्रथम, तृतीय और पंचम अंतस्थ व्यंजन, अल्प अंतस्थ व्यंजन और अल्प व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा। और मैं महाप्राण को समझा दूँ थोड़ा और अल्प प्राण को। यहाँ पे हम महाप्राण की बात कर लेते हैं। आपको मतलब इनको अगर कुछ भी नहीं समझे फिर भी समझने के लिए अगर ऐसे आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाप्राण है कौन सा नहीं, उसको तो महाप्राण वो होता है कि महाप्राण यानी कि जिस भी वर्ड में एच जुड़ रहा है, ठीक है, इंग्लिश का एच जुड़ रहा है वो हमारा महाप्राण होगा। जिसमें कि एच नहीं जुड़ रहा है वर्णों में वो महाप्राण नहीं है। देखते हैं यहाँ पे को खो, हमेशा आप लोग सोचिएगा को खो ही लिख रहे हैं, इसलिए हम च वाला लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे च छ ज झ यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे च वाला में तो सी एच है, ये वाला नहीं, क्योंकि इसके ही वर्ड के साथ है, लेकिन इसमें सी डबल एच है, ठीक है। और यहाँ पे ज और जे एच झ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एच और यहाँ पे एच, यानी कि यहाँ पे ज और यहाँ पे झ, ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए। कितना आसान है ना, 2 और 4, ठीक है। और बाकी जिसमें नहीं जुड़ रहा है वो अल्प प्राण है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्रयत्न अवरोध के आधार पर ध्वनियों के भेद यहाँ पे देख लेते हैं। प्रयत्न आधार पर अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर यहाँ को वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग यहाँ देख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, आप लोगों को बताया ना, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत योरो लोवो, इसमें मतलब ये टाइप से दे दिया है एक कॉलम में। उष्ण के साथ साथ बता दिए थे जो घर्षण खाकर बाहर आती है। ताले विश्व मूर्धन सो दंत सो हो। अर्ध स्वर क्या है, यो और वो है, ये क्या होती है, अर्ध स्वर होती है, ठीक है। और पार्श्विक जो है ये लो है, और लुंठित जो है यानी कि र बोलिए, र प्रकंपित, र बोलिए ना, र आप बोलिए, आपका खुद जीभ घूम जाएगा, र ऐसे करके बोल के देखिए, ठीक है। अनुनासिक, प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण जो होता है यहाँ पे वो अनुनासिक कहलाता है, ठीक है। तो आई होप मैंने जो यहाँ बताया है आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे और आप लोगों को पता भी होगा पहले से भी, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे वाह्य प्रयत्न के आधार पर घोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ये टॉपिक बहुत मतलब डिस्टर्ब करता है स्टूडेंट्स को, समझ में उतना नहीं आता है, मतलब आता भी है तो भूल जाता है, ठीक है। सबके साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अघोष आप लोग को बताया कि अघोष के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे 3 वर्ण है जिसके अंतर्गत 2 आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अघोष को ही तो ये घोष बोलते हैं ना, घोष बोलते हैं ना अघोष को ही। तो मैंने क्या बताया, इसमें 2 वर्ण आ रहे हैं, सघोष यहाँ पे आ गया, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, मैंने जो बताया अल्प, देखिए यहाँ पे सब में एच लगेगा, ठीक है। यानी कि 2 और 4, यहाँ पे 3 1 3 5, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं सघोष को क्या बोलते हैं, घोष,
सॉरी फ्रेंड, ये नहीं, ये अघोष ही है। अब ये इनको सघोष को ही बोलते हैं घोष। घोष के घोष कितने होते हैं? 2 वर्ण के होते हैं, 1 और 2, 2 वर्ड को मिलके बनते हैं ना, तो इसके अंतर्गत 3 आ जाएंगे। अघोष ये 3 वर्ण के बनते हैं। यहाँ पे जो ये अघोष हैं ये 3 वर्ण है ना, इसमें ओ है प्लस घो है प्लस सो है, ठीक है। तो मतलब इसमें 1 2 3 आ जाते हैं, इसके अंतर्गत 2 आएंगे, यानी कि को और खो आएंगे। ये भले ही आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे बस नोटिस कर लेना है कि सघोष को ही घोष बोला जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए, सो लगने से तो ये ओ लगने से अलग होता है, सो लगने से तो वही वर्ड मतलब वही वर्ड बना रहता है ना। तो ये आप लोग को पता होगा, आप लोग समझ गए, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम देखेंगे यहाँ पे उच्चारण स्थान और उनकी ध्वनियाँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं को जो होती है वो काकू यानी कि कंठ से, इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कुछ पल्ले पड़ने वाली है ऐसे देख के, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कंठ से होती है, यहाँ पे नासिक से होती है। और मैंने जो ऐसे करके जो एक वीडियो बनाया है, सॉरी फ्रेंड मैं बताना चाहूँगी, ऐसे करके इससे आप लोगों को ये अनुभव हो जाएगा कि मतलब कैसे बोला जाता है। जैसे कि यहाँ से मैंने बताया उसमें कंठ से बोला जाता है, तो यहाँ पे फिर आ जाता है मूर्धा से बोला जाता है, तो फिर वैसे करके आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोगों को देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में भी एक वीडियो बनी होगी जिसमें कि वर्ण को मतलब पहचानने के लिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे सिर्फ अगर पढ़ लीजिएगा तो याद नहीं रहेगा, मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाली, उनको समझने से याद रहेगा, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम अयोगवाह की बात करेंगे। ये ध्वनि जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, ये स्वर इसलिए नहीं है, इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद और पहले नहीं आती है। ऐसी तीनों ध्वनियाँ हैं, जैसे कि अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर में क्या है, अनुनासिक में क्या है, विसर्ग में क्या है, देख लेते हैं एक दफ़ा इसको भी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनुनासिक एक नासिक ध्वनि है। अनुनासिक स्वर के बाद आने वाला अनुनासिक है। ये ध्वनियों के उच्चारण के बाद आती है, जैसे कि यहाँ पे गंगा, अनुस्वर ये बिंदा लगता है, उनको बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अनुनासिक की बात करेंगे तो यह वह ध्वनियाँ हैं जो स्वर के साथ जुड़कर बोली जाती है और संकेत के रूप में ओ आ चंद्र बिंदु होती है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम विसर्ग की बात करेंगे। यह ध्वनियाँ हैं जो कुछ तत्सम शब्दों के स्वर में हो रूप में उचित होती है, जैसे कि दुख में लिखते हैं ना छ, प्रायः, ये तत्सम शब्द की स्वर के बाद आती है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये नोट करने के लिए दिया गया है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णमाला अनुस्वर और अनुनासिक ध्वनियों के गहन एक ध्वनियों के रूप में होती है। यह प्रायः अयोगवाह ध्वनि दो ही के बीच होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो ही के बीच होती है, देख सकते हैं आप लोग। आई होप मैंने जो इस वीडियो में बताने का प्रयास किया आप लोग समझ गए होंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी से एग्जाम्स दे रहे हैं, हिंदी के किसी भी एग्जाम, तो आपको इसकी नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आप टीचर होइएगा तो फिर आपको तो इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। और मैंने जो इसकी बात बोली है कि इसको कहाँ कहाँ से उच्चारण ये बताया जाता है, तो मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल ही समझ जाइएगा कि कहाँ से क्या बोली जाती है। मतलब इस तरह हमारा फेस होता है, गला से क्या बोलते हैं, मूर्धा से क्या बोलते हैं, उसमें बहुत आसानी से मैंने बताया, तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगा। और वैसे यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।